सर्वेभ्यो नमः। वृंदावने नित्य निकुंज भागे कदम्ब जम्बू विटपांतराले सार्धं मुकुंदेन विराजमानं सार्धं मुकुंदेन विराजमानं स्मरामि राधा पदकंजयुग्मम्। आइए आप सबका ब्रेन शेपर्स हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वागत है और हम अपने अनुज आचार्य डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी का भी स्वागत करता हूँ कि उन्होंने प्रोत्साहन के लिए अपना समय कक्षा में दिया। आइए प्रारंभ करते हैं वही स्वर संधि के भेदों का जो हम लोग इसके पूर्व में चर्चा कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं। स्वर संधि की इसके पहले वाले सत्र में स्वर संधि के 3 भेदों की चर्चा हुई थी। पहला यण स्वर संधि, दूसरा अयादि स्वर संधि और तीसरा दीर्घ स्वर संधि। अब आइए जो स्वर संधि के अन्य भेद हैं, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि और पर रूप स्वर संधि, इन 4 भेदों के संबंध में और चर्चा कर लेते हैं। तो यण संधि के संबंध में, अयादि संधि के संबंध में और दीर्घ संधि के संबंध में तो हम समझते हैं कि हम लोग समझ लिए होंगे, उदाहरणों से भी समझ लिया है, सूत्रों से भी समझ लिया है। तो आइए गुण संधि की चर्चा करते हैं। गुण स्वर संधि तो व्याकरण शास्त्र में संज्ञाएं निहित हैं, संज्ञाओं की चर्चा की गई है। संज्ञा माने नाम, परिभाषा। जैसे ये गुण है, स्वर संधि का एक भेद गुण है, तो गुण किसको कहते हैं, वृद्धि किसको कहते हैं? एक संज्ञा है, गुण नाम की एक संज्ञा है, वृद्धि नाम की एक संज्ञा है। तो पाणिनि ने अपने सूत्र में आदेन गुण, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र दिया, आदेन गुण। और इस सूत्र की वृत्ति माने व्याख्या में लिखा गया है अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत एंग च, आदेन गुण यह सूत्र है। आदेन का मतलब हुआ अत एंग। अत माने अ, एंग माने ए ओ, आ ए ओ, इन 3 वर्णों को गुण कहते हैं, गुण नाम है। मान लीजिए कि आ ए ओ, ये जो 3 वर्ण हैं इनको गुण कहते हैं। अब इसका प्रयोग आगे करेंगे, गुण संधि, गुण स्वर संधि के साथ इसको जोड़ेंगे। स्वर संधि के एक भेद में इसका नाम जुड़ेगा जिसे गुण स्वर संधि कहते हैं। तो इसका सूत्र है आद गुण। आद गुण का मतलब ये हुआ अत च आत च। अत आत माने आ और आ। व्याकरण शास्त्र के नियमानुसार यदि किसी वर्ण के बाद में हलंत त आ गया तो वह केवल उसी वर्ण का बोधक होता है जो ता के पहले आया हुआ हो। जैसे अत, अत माने होता है केवल आ, केवल आ। अत माने केवल आ। अब यहां दिया है सूत्र आद गुण। आद गुण माने अत च आत च, माने आ या आ के बाद, आ या आ के बाद यदि ये गुण संज्ञक माने सूत्र में आद गुण जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है
कि अ या आ प्रथम पद के अंतिम वर्ण में रहेंगे। आद गुण माने अ से और आ से ये प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण रहेगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ आ, और फिर द्वितीय पद का आदिम वर्ण रहेगा ई उ री ली। ई रहेगा या ऊ रहेगा या री या ली। तो क्या हो जाएगा, आ या आ के बाद ई है तो दोनों को मिलाकर माने अ ई को मिलाकर के हो जाएगा ए। आ या आ के बाद ऊ आ रहा है तो दोनों को मिलाकर के हो जाएगा ओ। आ या आ के बाद री आ रहा है तो बन जाएगा अर, और री आ रहा है तो बन जाएगा अल। वस्तुतः आ ही गुण है। यहाँ कहा गया आदेंग गुण आतएंग च गुण संज्ञा से आप आ ए ओ को गुण कहते हैं। तो ये संधि वर्ण क्या हो रहा है, आ आर आल माने आ। ये र और ल जो है ये केवल उसमें जुड़ जाता है, वस्तुतः गुण आ ही है, वो उसमें केवल जुड़ता है। क्योंकि री है तो री का र जुड़ेगा, ली है तो ल जुड़ेगा, वस्तुतः आ ही गुण है। और ए ओ गुण है माने गुण संधि की पहचान क्या है, जब संधि में बीच में ए दिखाई दे, जैसे उपेंद्र उपधन इंद्र आ ई जुड़ करके ए बन गया उपेंद्र। फिर इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, राजेंद्र देवेंद्र महेंद्र सुखेंद्र, सब में इंद्र किसी भी जो है इंद्र जब नाम देखें तो उसमें उसके पूर्व आ है और उसके बाद में इंद्र का ई है, आ ई जुड़ करके ए हो जाएगा। जैसे देवेशा, अब इसमें देवधन ईसा आ गया, महेशा महाधन ईसा आ गया, गणेशा गणधन ईसा आ गया। तो आ और ई जो जुड़ रहा है दोनों आ ई जुड़ करके ए हो रहा है। माने आ या आ के बाद आ भी पढ़ सकता है और आ भी पढ़ सकता है। जैसे महाधन ईसा, महा में आ पड़ गया तो इसका मतलब है कि आ के बाद भी ई आए तो ए ही होगा, ये गुण संज्ञक है। तो महाधन ईशा महेशा, देवधन ईशा देवेशा, गणधन ईशा गणेशा, सुरधन ईशा सुरेशा। इस तरह से गुण संधि के तो अनेक उदाहरण मिल जाएंगे ए करने वाले। उपेंद्र एक उदाहरण इसमें लिखा हुआ है, उपधन इंद्र उपेंद्र। फिर ओ का उदाहरण देखिए, आ या आ के बाद यदि ऊ आए तो दोनों को जोड़ करके ओ बन जाएगा, और ये ओ जो है गुण संधि का एक वर्ण है, गुण का नाम है, गुण संज्ञा है ओ। तो जैसे उदाहरण है सूर्योदया, सूर्योदया सूर्य धन उदया, आय और ऊ जुड़ा तो बन गया ओ सूर्योदया। और बहुत सारे उदाहरण इसमें भी मिलेंगे, जैसे चंद्रोदय चंद्रधन उदय, सर्वधन उदय सर्वोदय, महाधन उदय महोदय। तो प्रायः आय और ऊ को जोड़ने पर ओ बनता है, यह भी गुण संज्ञक होता है। फिर अरे और अल का भी उदाहरण, अरे और अल वस्तुतः आ ही है, वो री और ली के जोड़ने पर र और ला बन जाता है। तो जैसे महर्षि, गुण संधि में प्रायः यह देखना है कि अर सुनाई पड़े, बीच में या लास्ट में अर सुनाई पड़े तो उसमें गुण संधि है, और बीच में ए सुनाई पड़े उपेंद्र महेंद्र तो गुण संधि है, और यदि बीच में ओ सुनाई पड़े तो उसको भी गुण संधि मानिए। लेकिन सब जगह नहीं, सब जगह अपवाद भी मिलते हैं, लेकिन प्राधान्य न जो है ओ दिखाई देगा। महर्षि में अर्षि अर्ष, महर्षि महाधन ऋषि तो महाधन ऋषि का री का अर हो गया और बन गया महर्षि। तब धन ऋकार तवल कार। अब यहाँ तव धन ऋकार
ये हुआ। तो तब में आ है और आ के आगे लृ आ रहा है। सूत्र कहता आ के आगे लृ आए तो आ और लृ दोनों जुड़ करके अल हो जाएगा। तो आ और लृ दोनों जुड़ करके अल हो गया, तवलकार बन गया, तवलकार तुम्हारा लृकार। इस तरह से उपेंद्र सूर्योदय महर्षि ही तवलकार, ये गुण संधि के उदाहरण हुए। जो नियम पहले बताया गया था उसे आप स्मरण करें कि कोई भी संधि प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के आदिम वर्ण के साथ होगी। उन दोनों को जोड़ने के बाद संधि वर्ण कोई नया बनेगा और उसी वर्ण के साथ संधि की पहचान होगी। तो यहाँ गुण संधि का नियम है, यदि आ या आ के बाद ई उ री लृ आए तो इनको क्रमशः ई आ ई के जगह ए हो जाता है, आ उ के जगह ओ हो जाता है, और री के जगह अर हो जाता है, और लृ के जगह अल हो जाता है। और इसका संज्ञा विधायक सूत्र है, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेन गुण, और गुण संधि करने वाला सूत्र है आद गुण। माने यदि आ या आ के बाद इक प्रत्याहार माने ई उ री लृ आए तो ए ओ अर अल हो जाता है। यही है आदेन गुण। इस गुण संज्ञा करने वाले सूत्र का अर्थ माने ए ओ अर अल ये दिखाई देना चाहिए गुण संधि में, तभी वो गुण संधि की पहचान बन पाएगी। अब दूसरी माने पांचवी संधि है स्वर संधि के वेदों में वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि और गुण स्वर संधि, गुण को ही बढ़ा करके कहना वृद्धि है। और इसका सूत्र है वृद्धिरादैच आत ऐच। जैसे इसमें आ ए ओ इन तीन को गुण कहा जाता है, ऐसे वृद्धि संधि में ए को वृद्धि करिए, ए को बढ़ाना है तो आई हो जाएगा, ओ को बढ़ाना है वृद्धि माने बढ़ाना तो औ हो जाएगा, और आर अल है आ है तो आ को बढ़ाएंगे तो आ हो जाएगा। आई औ आ वृद्धिरादैच सूत्र कहता है कि वृद्धि संज्ञा उसकी होती है आत ऐच, वृद्धि संज्ञा से आत माने आ, ऐच माने आयौच आई औ। तो इस तरह से आ आई औ इसकी वृद्धि संज्ञा होती है। माने वृद्धि स्वर संधि जहाँ होती है वहाँ आई दिखाई देगा, औ दिखाई देगा और आ दिखाई देगा। ये देखिए तीन उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। एक ऐकः, एक धन एकः बराबर एक ऐकः। एक धन एकः, एक में क के बाद आ रहा है। सूत्र कहता है, नियम कहता है कि वृद्धि संधि कब होगी, जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण में आ या आ हो। तो एक धन एकः, एक में आ रहा है और उसके आगे ए आई ओ में से कोई वर्ण हो तो एकः, एक धन एकः, आ के बाद ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आ और ए मिल करके आई हो जाएगा। इसमें नियम यह है कि आ के बाद यदि ए आई आता है तो इन दोनों के स्थान में आई हो जाएगा। आ के बाद ओ औ आता है तो दोनों के स्थान में औ हो जाएगा। और यदि कोई ऋकारात्मक शब्द, ऋकार का शब्द आता है तो वो आ हो जाएगा। जैसे ये उदाहरण है सुखार्तः, सुख धन रीतः सुखार्तः। यद्यपि सुख धन रीतः में गुण संधि प्राप्त हो रही थी, सुखर्तः बनना चाहिए था, लेकिन वो रीते च तृतीया समासे एक सूत्र है, वृद्धि संधि में सूत्र है कि रीते च तृतीया समासे यदि तृतीय सुखेन ऋतः सुखार्तः, यदि तृतीया तत्पुरुष समास में यदि ऋतः शब्द आ रहा है तो वो वृद्धि संधि हो जाएगी उसमें।
तो सुख धन ऋता में यद्यपि गुण संधि प्राप्त हो रही थी, लेकिन वृद्धि संधि हो गई और सुख धन ऋता सुखार्ता, माने आर न होकर के आर हो गया, वृद्धि स्वर संधि हो गई। एक ऐकह में एक धन एकह आ ए जोड़ करके आई हो गया, एक ऐकह। कृष्ण धन एकत्वम कृष्णैकत्वम, जलौघः गंगौघः देवौघः मानवौघः। औघः माने समूह, और उसके पहले कोई शब्द अकारांत जोड़ दीजिए तो बन जाएगा गुण वृद्धि संधि का उदाहरण। जल धन ओघः जलौघः, आय और ओ को मिला करके औ बन गया, इसलिए वृद्धि स्वर संधि हो गई। जल धन ओघः जलौघः। और सुख धन ऋतः सुखार्तः, सुखार्तः वृद्धि स्वर संधि हो गई। बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि जो एक नियम का अपवाद बन करके दूसरे नियम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो वहाँ पर लगता है कि ये संधि प्राप्त हो रही है, ये संधि प्राप्त हो रही है, लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कुछ वार्तिक और कुछ सूत्र अपवाद के रूप में आगे जुड़ जाते हैं। क्योंकि हमें बच्चों के हिसाब से चलना है, तो इसलिए उन अपवादों का जो नियम है या सूत्र जो बढ़ा चढ़ा करके समझाए गए हैं संधियों में, उन सारे संधि के सूत्रों को हम इस जो है अपने वक्तृत्व में नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि कठिनाई ज़्यादा हो जाएगी। और बच्चों के हिसाब से ये इतना ही पर्याप्त है कि गुण संधि विधायक सूत्र दे दें, वृद्धि संधि विधायक सूत्र दे दें, उसका मतलब समझ लें, ताकि गुण और वृद्धि संधि की या किसी भी संधि की पहचान सरलता पूर्वक हो सके। तो वृद्धि स्वर संधि ये हो गई। एक ऐकः जलौघः सुखार्तः। और सारे बहुत सारे उदाहरण आई और औ के मिल जाएंगे लेकिन आ के उदाहरण कम मिलेंगे। अब देखिए, ये गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि की चर्चा की जा चुकी है। गुण संधि का एक बार स्मरण करें। यदि आ के बाद ई उ री री आए तो क्रमशः आ ई के स्थान में ए हो जाएगा, आ उ के स्थान में ओ हो जाएगा, आ री के स्थान में अर हो जाएगा और आ री के स्थान में अल हो जाएगा। इसका गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुणः, माने आ ए ओ ये तीन गुण संज्ञक वर्ण हैं और आद गुण से गुण स्वर संधि हो जाएगी। उपेन्द्रः उपधन इंद्रः उपेन्द्रः, सूर्यधन उदयः सूर्योदयः, महाधन ऋषिः महर्षिः, देवर्षिः, श्रुतर्षिः, कांडर्षिः। इस प्रकार के जो ऋषि शब्द अंत में जुड़ते हैं तो वहाँ पे गुण संधि हो जाती है। अब एक सूत्र है, जैसे वो काम गुण संधि प्राप्त होने पर भी गुण संधि नहीं होती। जैसे प्रधन ऋषभीयति, प्रधन ऋषभीयति, तो इसमें प्ररसभीयति होना चाहिए, लेकिन प्रारसभीयति हो जाता है। गुण संधि प्राप्त होने पर भी हो नहीं पाती, उसमें अगला एक सूत्र आ जाता है और उससे प्रारसभीयति बनता है। अच्छा, जैसे एक सूत्र है गुण संधि का अपवादक सूत्र मान लीजिए उसको, या वृद्धि संधि का सूत्र मान लीजिए। प्रादुहो ढोढे शैष्येषु, प्रादुहो ढोढे शैष्येषु, ये सूत्र जैसे प्रधन ऊहा, प्रधन ऊहा, तो आय और ऊ माने आ के साथ ऊ जुड़ रहा है तो सीधे हो जाएगा प्रोहा, लेकिन हो नहीं रहा है। ये प्रादुहो ढेढे से सूत्र कहता है कि वृद्धि हो जाएगी।
प्र उपसर्ग है, आ है और ऊहा है, तो ये प्रोहा न बन करके प्रौहा बनेगा। प्राधन ऊढ़ा, प्रौढ़ा न बन करके प्रौढ़ा बनेगा। इस तरह से गुण संधि के अपवादक कई सूत्र हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर बहुत विस्तार न हो इसलिए नहीं की जा रही है। आइए वृद्ध स्वर संधि के भी नियम को एक बार स्मरण करते हैं। वृद्धिरादैच वृद्धिरेच, ये वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। आ, आई और औ को वृद्धि संज्ञा कहते हैं। वृद्धिरेच माने यदि आ के बाद एच, ए ओंग आई औच, ए आई ओ औ वर्ण आए तो आ के बाद यदि ए आई आता है तो आई हो जाएगा। आ के बाद ओ औ आता है तो औ हो जाएगा। और यदि ऋते च तृतीया समासे से सुख धन ऋता, आ के बाद री आएगा तो वो दीर्घ हो जाएगा, आ बन जाएगा सुखार्थः। वृद्धि स्वर संधि का नाम वृद्धि स्वर संधि क्यों पड़ा? क्योंकि आ, आई, औ ये जो संधि वर्ण है, संधि वर्ण हो रहा है इसमें, वृद्धि स्वर संधि में दिखाई दे रहा है, इसलिए वृद्धि स्वर संधि है। गुण स्वर संधि क्यों हो रहा है इनमें? क्योंकि ए, ओ और अल इन संधि वर्ण को हम इन उदाहरणों में देख रहे हैं, इसलिए ये गुण संधि हो रही है। अब आइए पूर्व रूप स्वर संधि और पर रूप स्वर संधि, इनको भी देख लेते हैं। पूर्व रूप स्वर संधि का सूत्र है एंगः पदांता दति, एंगः पदांता दति। एंगः माने ए ओ को हो जाएगा यदि पदांतात, पदांतात एंगः, पद के अंत में एंग आए। एंग माने ए ओ, एंग माने ए ओ, एंग सु, एंग जो है प्रत्याहार है। एओंग जो तीसरा सूत्र है उस प्रत्याहार के कारण एंग उसको कहते हैं एंग प्रत्याहार। और इसमें दो वर्ण जुड़ते हैं ए ओ, तो जब ये ए ओ जुड़ेगा तो उसके आगे आ आना चाहिए, आती। अब ये एंग पदांता दाती, आती लिखा है। आती का मतलब होता है केवल अ, ह्रस्व अ, जिसको हम लोग देसी भाषा में छोटा अ बोलते हैं। आती माने अ, ए ओ के बाद अ आए तो ए अ इन दोनों को मिला करके ए बन जाएगा, ओ अ इन दोनों को मिला करके ओ बन जाएगा। ये केवल आ की पूर्व सूचना देने के लिए लिखा जाता है, उच्चारण के लिए नहीं लिखा जाता। जैसे उदाहरण है हरे धन अब, तो हरेव उच्चारण आ नहीं होगा। विष्णोव, हरेव, क्या आकार का उच्चारण हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन आ इसमें पहले था इसकी सूचना देने के लिए। जैसे कभी कभी लोग जब कोई मतलब चले जाते हैं, यात्रा कर जाते हैं, तो उनकी समाधि का एक स्थल बना देते हैं। जैसे हमने वृंदावन में रसखान की समाधि देखी है, तो रसखान की समाधि एक चिन्हारी बनी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रसखान पहले थे, अब चले गए। तो वो समाधि का प्रतीक बताने के लिए, समाधि वो उनके पूर्व में रहने की चिन्हारी बताने के लिए अवग्रह लगा देते हैं, आ लगा देते हैं, माने अवग्रह का चिन्ह बना देते हैं। हरेव, वस्तुतः यहाँ पर पहले वो थे, अब नहीं है। यहाँ पर पहले आ था, अब नहीं है। अब नहीं है इसका मतलब उसका उच्चारण नहीं होगा। हरे धन अब हरेव, विष्णु धन अब विष्णोव। अब यहाँ इसको पूर्व रूप स्वर संधि क्यों कहते हैं? पूर्व रूप स्वर संधि कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पहले पद का अंतिम वर्ण है ए ओ और दूसरे पद का आदिम वर्ण है अ। अब ये पूर्व रूप हो गया, ये पर रूप हो गया। प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो गया पूर्व रूप और द्वितीय पद का आदिम वर्ण हो गया पर रूप। पर रूप माने बाद वाला रूप।
तो पूर्व रूप और पर रूप में से पूर्व रूप हो जाएगा, माने ए ओ हो जाएगा, आ नहीं होगा, आ का उच्चारण नहीं होगा, आ का लोप हो जाएगा। तो हरेव हरे धन अब में आ का लोप हो गया, हरेव बचा, माने हरे ए पूर्व रूप संधि। माने कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने पूर्व रूप में ही रहे, बदले ना, ऐसा नहीं कि संगति किसी की मिल जाए तो संगति के कारण दूसरे का रूप धारण कर ले। तो ये जो ए और ओ है, ये एक तो दीर्घ है और ये बेचारा ह्रस्व है। तो वैसे भी ए ओ दीर्घ होने के कारण आ को दबा देंगे कि चल तू इधर आ, है ना। ए ओ दीर्घ है और दीर्घ होने के कारण सबल है और सबल होने के कारण आ को चुप कर देते हैं। इसलिए ए ओ के साथ आ जुड़ने पर ए ओ ही रहेगा, आ शांत हो जाएगा, कमजोर है, ह्रस्व है। तो ये पूर्व रूप स्वर संधि हो गई। पूर्व रूप स्वर संधि का मतलब ये हुआ ए ओ ही रहेगा, संधि के बाद ही आ का लोप हो जाएगा। जैसे हरे धन अब, तो हरे में ए है, अब में आ है, तो एव का हरे, हरे का ए रहा आया, अब का आ चला गया तो बन गया हरेव। विष्णु एंग पदांतादति, अब ये एंग पदांत का एंग होना चाहिए। हरे जो है पदांत है, हरे पदांत है, पदांत का एंग है। और विष्णु, ये विष्णु में जो ओ है ये भी पदांत का एंग है। इसलिए यहाँ पर आती, बाद में आ के आने पर पूर्व रूप स्वर संधि हो गई है। अब देखते हैं पर रूप संधि, पर रूप स्वर संधि। पर रूप स्वर संधि पूर्व रूप स्वर संधि का ठीक उल्टा है। पर रूप स्वर संधि में बाद वाला रूप हो जाता है, पहले वाला रूप नहीं होता। इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी माने ए ओ यदि आ जाए, ए ओ यदि आता है बाद में, तो आत माने आ को और ए ओ को जोड़ करके पर रूप हो जाएगा, माने ए हो जाएगा। ए आ ए के स्थान में ए हो जाएगा और आ ओ के स्थान में ओ हो जाएगा, तो ये पर रूप हो जाएगा। पर रूप माने पूर्व रूप ये है, पर रूप ये है, तो पूर्व रूप पर रूप हो जाएगा, पूर्व रूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आ ह्रस्व है, वही बात लागू होगी। आ ह्रस्व है और ए ओ दीर्घ है, तो दीर्घ अपने बलवत्ता के कारण, अपने महिमा के कारण आ को ह्रस्व जान करके उसको अपने में मिला लेता है, लोप कर लेता है और ये वो रह जाता है। उदाहरण है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आ जो है किसी उपसर्ग का अंत होना चाहिए, उपसर्ग के अंत में ही आ होना चाहिए। और ए ओ से शुरू होने वाली कोई क्रिया का रूप होना चाहिए, तो ये संधि पर रूप संधि होगी। माने पर रूप संधि के बहुत सारे उदाहरण नहीं मिलेंगे। क्रिया में यदि एंगी, ए ओ से शुरू होने वाली क्रिया आ रही है तो अपने आप ये हो जाएगा। जैसे उदाहरण है यथा प्रेजते, प्राधन एजते, प्राधन एजते, प्रा में आ रहा है, एजते में ए आ रहा है। अब पूर्व रूप और पर रूप में पर रूप होगा तो एजते का ए हो जाएगा और आ उसी में विलीन हो जाएगा, क्योंकि ह्रस्व है, कमजोर है। इसलिए आधन ए बराबर ए, तो प्रेजते, प्राधन एजते बराबर प्रेजते, सीधे आगे वाला पर रूप हो जाएगा, एजते का ए जुड़ जाएगा। और उपोसति, उपधन ओसति, उप भी उपसर्ग है और अंत में आकार है, आकारांत उपसर्ग है उप, और उसके आगे ओसति क्रिया का रूप है जिसमें ओकार शुरू में आ रहा है। इसलिए उपधन ओसति नियम पर रूप संधि का लागू हो रहा है, उपसर्ग और धातु का प्रयोग हो रहा है। तो एंगी पर रूपम उपधन ओसति,
ओसति सीधे जुड़ जाएगा, उप का आकार हट जाएगा, उसका लोप हो जाएगा और बन जाएगा उपोसति। तो इस तरह से पूर्व रूप और पर रूप संधि एक दूसरे का उल्टा है। इसमें होता यह है, ध्यान दीजिए, ए ओ पहले आएगा, आ बाद में आएगा, और पर रूप संधि में आ पहले आएगा, ए ओ बाद में आएगा। ए ओ ऐसे है, आ ऐसे है। अब पूर्व रूप स्वर संधि में पूर्व रूप ए ओ हो जाएगा और पर रूप संधि में पूर्व पर रूप पर ए ओ हो जाएगा। इस तरह से ए ओ इधर है, इसमें इधर है, और इसमें आ इधर है, इसमें शुरू में है। पूर्व रूप होगा तो ए ओ हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में यही रूप है, और पर रूप होगा तो बाद में यही रूप है। पर रूप ए ओ है तो पर रूप हो जाएगा, ए ओ बाद में हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। एंगी पर रूपम इसका सूत्र है, एंगा पदांतादति इसका सूत्र है। इस तरह से ये पूर्व रूप स्वर संधि और पर रूप स्वर संधि के भी दो दो उदाहरण देख लिए, और बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं। इसके अलावा जो एक और संधि का, स्वर संधि का भेद आचार्यों ने बताया है, निर्देश किया है कि प्रकृति भाव संधि। कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं कि जब संधि विच्छेद किया जाए तो भी ज्यों के त्यों रहते हैं, और संधि कर दिया जाए तो भी ज्यों के त्यों रहते हैं। इस अवसर पर कम से कम उसका नाम तो लिख देना आवश्यक है। नाम लिख देते हैं। 8वीं स्वर संधि का प्रकृति भाव, प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव का मतलब होता है जैसी प्रकृति थी वैसी ही रह गई, इसलिए प्रकृति भाव संधि। अब इसमें प्रायः ईदू दे द्विवचनम प्रगृह्यम, प्रगृह्य संज्ञकों की जो है संधि होती है, जैसे हरि ये तौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु। इस तरह से जैसे विष्णु इमौ है, विष्णु इमौ। अब यहाँ पर नियम पूर्वक प्रथम पद के अंत में उकार है ना, और द्वितीय पद के आदि में इकार है, असमान स्वर है, तो यहाँ पर यण संधि प्राप्त हो रही है। ये यण संधि का अपवाद हो गया ना, लेकिन चूंकि ये द्विवचनांत है, ईदू दे द्विवचनम, यदि किसी द्विवचन के प्रयोग में अंत में ई आ रहा हो, ऊ आ रहा हो, ए आ रहा हो, तो वहां पर प्रगृह्य संज्ञा होगी। और प्रगृह्य संज्ञा को प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम से वो नित्य का नित्य बना रहेगा और प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। विष्णु धन इमौ को विष्णु इमौ ही रहेगा। और भी उदाहरण है, ई इंद्रः, उ उमेशः। इस तरह से प्रकृति भाव संधि भी स्वर संधि का एक भेद है। प्रायः परीक्षाओं में प्रकृति भाव स्वर संधि के उदाहरण नहीं पूछे जाते, इसलिए अपन लोगों के लिए ये 7 भेद ही पर्याप्त हैं बच्चों के लिए। तो आइए एक बार फिर से नाम लेते हैं स्वर संधि के। ये 8 भेद हम लोगों ने पढ़े। पहली संधि है यण स्वर संधि, दूसरी आयादि स्वर संधि, तीसरी दीर्घ स्वर संधि, चौथी गुण स्वर संधि, 5वीं वृद्धि स्वर संधि, और 6वीं पूर्व रूप स्वर संधि, 7वीं पर रूप स्वर संधि, और 8वीं प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के बारे में हम लोगों ने पर्याप्त चर्चा कर ली। इसके अलावा भी और चर्चाएं की जा सकती हैं, बृहद रूप में फिर और कभी चर्चा करने के लिए मिलेंगे। अब इसके बाद हम लोग स्वर संधि के अलावा 2 संधियां हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उन 2 संधियों के प्रमुख नियम और प्रमुख उदाहरण के संबंध में चर्चा करेंगे। फिर से मिलेंगे। जय श्री राधे। सर्वेभ्यो नमो नमः।